हेलो एवरीवन, वेलकम टू HTML जीनियस कोर्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML का कंटेंट मॉडल क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलरली HTML कोर्स से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता हूँ, जिसमें मैंने बेसिक से लेकर इन डेप्थ नॉलेज तक HTML की सारी चीज़ें कवर की हैं। अगर आपने इस कोर्स की पुरानी वीडियोज नहीं देखी है तो आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप ये सारी वीडियोज देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कंटेंट मॉडल होता क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। फिर दूसरे पार्ट में हम HTML के पुराने कंटेंट मॉडल के बारे में जानेंगे और फिर लास्ट में हम HTML का जो नया कंटेंट मॉडल जो है, जो कि हम HTML5 में यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कंटेंट मॉडल होता क्या है। बेसिकली कंटेंट मॉडल जो होता है वो कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हम किस एलिमेंट के अंदर किस टाइप का कंटेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम हेडिंग एलिमेंट के अंदर बस पेज की हेडिंग ही लिखेंगे, ना कि उसका यूज किसी पैराग्राफ को लिखने के लिए किया जाएगा। और इसके साथ ही कंटेंट मॉडल ये भी डिफाइन करता है कि किस एलिमेंट के अंदर किस टाइप का कंटेंट आएगा। जैसे कि अगर कोई इमेज टैग है तो उसके अंदर एक इमेज ही यूज होगी, ना कि कोई टेक्स्ट। और इसके साथ ही कंटेंट मॉडल ये भी डिफाइन करता है कि हम किस एलिमेंट के अंदर किस दूसरे एलिमेंट का यूज कर सकते हैं और किस एलिमेंट का नहीं। HTML5 के आने से पहले कंटेंट मॉडल के अकॉर्डिंग बस दो ही टाइप के एलिमेंट होते थे, ब्लॉक एंड इनलाइन। ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स, इनको डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स थे जो हमें बताते थे कि ब्लॉक एलिमेंट जो होगा वो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। मतलब कि वेब पेज पर जब भी किसी भी ब्लॉक एलिमेंट का कंटेंट डिस्प्ले होगा वो हमेशा एक नई लाइन से शुरू होगा, जबकि इनलाइन एलिमेंट्स जो हैं वो सेम लाइन से स्टार्ट हो सकते हैं। मतलब कि जैसे ही पहले इनलाइन एलिमेंट का एंड होगा वहीं से दूसरे इनलाइन एलिमेंट की शुरुआत होगी। ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी भी वेब पेज की पूरी विड्थ को कवर कर लेते हैं, जबकि इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितना कि उनका कंटेंट होता है। एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम दूसरे ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर इनलाइन एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, जबकि इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर बस इनलाइन एलिमेंट्स को ही लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो एलिमेंट्स ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं उनके अंदर होते हैं हेडिंग टैग्स, डिव टैग, लिस्ट एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट एंड टेबल एलिमेंट्स। और वहीं पर इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर आते हैं हमारे एंकर टैग यानी कि लिंक टैग, एब्रीविएशन टैग्स, कोड टैग, इमेज टैग एंड स्पेन टैग्स। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर ये कंटेंट मॉडल पुराना है तो हम इसके बारे में अब डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हम नए कंटेंट मॉडल के बारे में डिस्कस क्यों नहीं कर रहे। तो इन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स को डिस्कस करने का रीजन ये है, नए कंटेंट मॉडल के अंदर फ्लो कंटेंट जो होता है वो कुछ हद तक ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह ही होता है, और वहीं पर फ्रेजिंग कंटेंट मॉडल जो है वो ऑलमोस्ट इनलाइन एलिमेंट्स की तरह ही होता है। और इसके साथ ही CSS के अंदर स्टाइलिंग के लिए अब भी हम ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स का ही यूज करते हैं। और एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने हमारी स्क्रीन की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 को, ये यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ पर एंड हुए, तो इन्होंने ऐसे करके यहाँ पे पूरी स्क्रीन की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। वहीं पर हमारे इनलाइन एलिमेंट्स जो थे, यहाँ पर पहला इनलाइन एलिमेंट एंड हो रहा है और वहीं से हमारे दूसरे इनलाइन एलिमेंट की शुरुआत हो रही है, और ये उतनी ही स्पेस कवर कर रहे हैं जितना कि इनका कंटेंट की विड्थ थी, ना कि ब्लॉक एलिमेंट की तरह पूरी स्पेस को कवर कर रहे हैं। एंड दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक बड़ा वाला ब्लॉक एलिमेंट है, वहां पर इस बड़े वाले ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक ये दूसरा ब्लॉक एलिमेंट है और इस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर दूसरा इनलाइन एलिमेंट है। और दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास ये एक इनलाइन एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे मल्टीपल इनलाइन एलिमेंट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पहला इनलाइन एलिमेंट था और जैसे ये एंड हुआ वहीं से दूसरे इनलाइन एलिमेंट की शुरुआत हो गई, और ऐसे ही तीसरे की। और जैसे ही ये चाइल्ड एलिमेंट एंड हो रहा है वहीं पर हमारा ये पेरेंट एलिमेंट भी एंड हो गया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम ब्लॉक एलिमेंट के अंदर दूसरे ब्लॉक एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हर ब्लॉक एलिमेंट का यूज नहीं कर सकते। इसके लिए भी कुछ सेपरेट रूल्स हैं, लेकिन HTML4 के अंदर हमारा पुराना कंटेंट मॉडल जो था वो सारे रूल्स को जस्टिफाई नहीं कर पाता था। इसीलिए जैसे ही HTML5 आई उसके साथ ही एक हमारा मॉडल कंटेंट मॉडल बनाया गया, और इन नए रूल्स के साथ ही नए कंटेंट मॉडल के नए रूल्स डिफाइन किए गए कि किसको कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। इसके लिए आ गया हूं मैं W3C की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नए कंटेंट मॉडल के अंदर हमारे जो नए टाइप के जो कंटेंट डिफाइन किए गए थे उनके अंदर थे, सबसे पहले तो आता था हमारा मेटा डेटा कंटेंट, जिसके अंदर बताया गया था कि किसी भी साइट के मेटा डेटा को डिफाइन करने के लिए हम किन एलिमेंट्स का यूज करेंगे। उसके बाद था फ्लो कंटेंट, जिसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट सारे टैग्स आ जाते हैं जिनका यूज हम किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद था सेक्शनिंग कंटेंट, हेडिंग कंटेंट, फ्रेजिंग कंटेंट, एम्बेडेड कंटेंट एंड इंटरेक्टिव कंटेंट। इन सारे कंटेंट मॉडल को इस डायग्राम की मदद से समझना काफी आसान होगा। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे हमारे आउटर मोस्ट में जो होते हैं वो होते हैं फ्लो कंटेंट, और फ्लो कंटेंट के अंदर ऑलमोस्ट सारे टैग्स आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एंकर टैग, एब्रीविएशन टैग और भी बहुत सारे टैग्स। और इसके साथ ही फ्लो कंटेंट के अंदर हेडिंग टैग, सेक्शनिंग टैग, मेटा डेटा, इंटरेक्टिव, फ्रेजिंग एंड एम्बेडेड, ये सारे कंटेंट टैग्स भी फ्लो कंटेंट का ही सबसेट होते हैं। उसके बाद होता है हेडिंग कंटेंट, जिसके अंदर H1 to H6 हेडिंग्स एंड H ग्रुप आता है।
और सेक्शनिंग टैग, जिसका यूज किसी भी साइट की हेडिंग या फिर फुटर का स्कोप डिफाइन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद होते हैं मेटा डेटा कंटेंट्स, जिसके अंदर आते हैं बेस टैग, कमांड टैग, लिंक टैग, सारे मेटा टैग्स, जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग, सीएसएस के लिए स्टाइल टैग और किसी भी वेब पेज का टाइटल डिफाइन करने के लिए टाइटल टैग। फिर होता है इंटरेक्टिव कंटेंट, जिसके अंदर आते हैं ऑडियो टैग, बटन टैग, डिटेल्स टैग, आई फ्रेम, सिलेक्शन टैग, टेक्स्ट एरिया एंड वीडियो टैग। फिर आता है फ्रेजिंग कंटेंट, जिसके अंदर टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी टैग्स होते हैं वो सभी आ जाते हैं। और फ्रेजिंग टैग्स के अंदर ही फिर होते हैं एम्बेडेड टैग, जिसके अंदर कैनवास, आई फ्रेम, इमेज एंड एसवीजी जैसे कंटेंट आते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि हमारे जो कुछ टाइप के कंटेंट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटरेक्टिव कंटेंट एंड फ्रेजिंग कंटेंट ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के अंदर कुछ ऐसे टैग्स हैं जो इन दोनों के साथ यूज किए जा सकते हैं। सिमिलरली फ्रेजिंग एंड मेटा डेटा भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के भी कुछ टैग्स आपस में कॉमन होंगे। इसके साथ ही इस डायग्राम से हमें यह भी पता चलता है कि हम किस टैग को कौन से टैग के अंदर लिख सकते हैं और कौन से टैग के अंदर नहीं। जैसे कि अगर हम हेडिंग का कोई टैग यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हम सेक्शन कंटेंट का कोई भी टैग यूज नहीं कर सकते। अगर हम उसका यूज कर भी लेते हैं तो हमारा कोड डिस्प्ले तो हो जाएगा, लेकिन वो कोड हमारा सेमेंटिकली वैलिड नहीं होगा। अगर आप इस डायग्राम का यूज करके देखना चाहते हैं या फिर इन सारे टैग्स के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। आई नो कि ये काफी सारे टैग्स हो गए और इन सारे टैग्स के बारे में याद रख पाना काफी मुश्किल है, और खासकर ये याद रखना कि किस टैग के अंदर हम किस टैग को यूज कर सकते हैं और नहीं, स्टार्टिंग में काफी मुश्किल होता है। अगर आप स्टार्टिंग में इन सारे रूल्स को याद नहीं करना चाहते और आप देखना चाहते हैं कि हमारी साइट वैलिड है कि नहीं, उसका पता कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए आ गया हूं मैं अपने VS कोड में और यहाँ पर मैंने एक HTML की फाइल क्रिएट कर दी है जिसका नाम मैंने दिया index.html, और यहाँ पर मैं जल्दी से यहाँ पर लिखूंगा एक एक्सक्लेमेशन मार्क और करूंगा एंटर, जिससे ये एक HTML की बेसिक टेम्पलेट क्रिएट कर देगा। अब मुझे कंटेंट मॉडल के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं बस कोड लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्पैन टैग लिया और उसके अंदर मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ लिख दिया, दिस इज ए पैराग्राफ। अब मैंने कर दिया इस फाइल को सेव और उसके बाद मैंने इस फोल्डर में आकर इस फाइल पर डबल क्लिक करके इस फाइल को अपने ब्राउजर के अंदर ओपन कर लिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिस इज पैराग्राफ, ये हमारी लाइन लिखी हुई आ रही है। इसका मतलब हमने जो भी कोड लिखा है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जो स्पैन टैग जो होता है वो फ्रेजिंग कंटेंट के अंदर आता है और पैराग्राफ टैग जो होता है वो फ्लो कंटेंट के अंदर आता है। तो हमारा कोड जो था वो हमारा ब्राउजर में डिस्प्ले तो हो गया, लेकिन हमारा कोड जो है वो सिमेंटिकली इनकरेक्ट है। लेकिन अभी तो मुझे यहाँ पे रूल्स पता थे तो मैंने ये बोल दिया कि ये इनकरेक्ट है। लेकिन अगर मुझे रूल्स ना पता होते और मुझे चेक करना होता कि ये सही है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं इस कोड को कर लूंगा कॉपी। उसके बाद मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर में और यहाँ पे मैं सीधा सर्च करूंगा W3C वैलिडेटर, और उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे पहले लिंक पे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस डायरेक्ट इनपुट पे। और W3C वैलिडेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में बताया। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप इस कोर्स की पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने जो भी कोड कॉपी किया था उसे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा इस चेक बटन पे और इस पे चेक करते ही ये हमारे इस कोड को एनालाइज करेगा। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इसने हमें यहाँ पे दे दी एक एरर, और एरर में इसने एक्सप्लेन किया है कि एलिमेंट P जो होता है, मतलब कि पैराग्राफ टैग जो होता है, उसको हम स्पैन टैग के अंदर एज अ चाइल्ड एलिमेंट यूज नहीं कर सकते। और अगर हम इसे और भी डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो पैराग्राफ टैग जो होता है उसका यूज फ्लो कंटेंट के लिए किया जाता है और स्पैन टैग का यूज फ्रेजिंग कंटेंट के लिए किया जाता है। और हमने फ्लो कंटेंट को फ्रेजिंग कंटेंट के अंदर लिख दिया, जो कि एक तरीके से इलीगल है, इसलिए इसने ये एरर जनरेट कर दी। तो चलिए जल्दी से अब इसे हम फिक्स करते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, हमारा जो स्पैन जो था उसे हमें P से रिप्लेस कर देना है और हमारा P जो है उसको हमें रिप्लेस कर देना है स्पैन से। तो अब हमारा फ्रेजिंग कंटेंट जो है वो फ्लो कंटेंट के अंदर है, वो एक तरीके से हमारा वैलिड है। तो चलिए कोड को दोबारा से कॉपी करते हैं और इसे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इस कोड को दोबारा से कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट और इसे करूंगा मैं चेक। और इसको चेक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने हमें बोल दिया कि हमारे कोड के अंदर कोई भी एरर नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई भी वेबसाइट बनाएं और आपको नहीं पता है कि जो वेबसाइट आपने बनाई है वो HTML5 के नई कंटेंट मॉडल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए आप इस W3C वैलिडेटर का यूज कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट या फिर कंटेंट मॉडल के रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में इस वेबसाइट का यूज करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और जितना ज्यादा कोड करेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये सारे रूल्स याद हो जाएंगे और कोड लिखते टाइम आपको खुद ही पता चल जाया करेगा कि जो कोड आप लिख रहे हैं वो सिमेंटिकली वैलिड है कि नहीं है। अगले वीडियो में हम हेडिंग टेक्स्ट के बारे में जानेंगे, उनका यूज कब और कैसे किया जाता है और उनका सिमेंटिक मीनिंग क्या होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी ऐसी नई चीज सीखने को मिली जो ऑलरेडी आपको नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।